तो हेलो कक्षा 9 के प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल AK मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। ये क्लास 9th का हम पहला वीडियो बना रहे हैं जो यूट्यूब पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, पहला वीडियो है तो इसमें हम क्लास 9 की NCERT बुक से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, तो कक्षा 9 गणित में पहला चैप्टर जो है आपका, उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। तो पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि हम ये सभी संख्याएं पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इनकी एक बार फिर से आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने सारी संख्याओं को एक पास इकट्ठा किया है। उनके नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, इनका हम एक एक बारी बारी से वर्णन, एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इन संख्याओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी आप पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? परिभाषा हम नहीं लिख रहे हैं, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको आवश्यकता यदि है तो उनको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर संख्या पद्धति के अंतर्गत पहली परिभाषा प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसीलिए इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। एक से लगाकर अनंत तक की संख्या, अनंत तक जो भी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? एक से प्रारंभ करके अनंत तक जो भी संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई प्राकृतिक संख्याओं की। इसके बाद चाहें तो एग्जाम्पल लिख देंगे। n बराबर क्या? 1 2 3 4 5 ... हमने बोला ना, एक से प्रारंभ करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर इसीलिए इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं में देखिए, पूर्ण संख्याएं जो है W से प्रदर्शित की जाती हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखना है तो हम लिखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। किसको? जीरो को, शून्य को भी मिला दिया जाए तो, क्योंकि शून्य का आविष्कार बाद में हुआ था, है ना। पहले प्राकृतिक संख्याओं का आविष्कार हुआ था, शून्य का आविष्कार बाद में हुआ था। तो इसलिए जब शून्य का आविष्कार हुआ तो शून्य को भी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं में मिला दिया गया, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने के बाद तब जाके हमारी संख्याएं पूर्ण हो पाई, है ना। वैसे पूर्ण नहीं थी क्योंकि जीरो नहीं था। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया गया और उनका नाम पूर्ण संख्या रख दिया गया। ठीक है, पूर्ण मतलब अब जाके सब पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा आप लिखेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लेंगे, आप कॉपी पे नोट्स बनाते जाइएगा। पहला चैप्टर है, पहले पेज से चैप्टर नंबर डालिए, डेट डालिए, चैप्टर का नाम डालिए, सारी परिभाषाएं लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण संख्याओं की परिभाषा, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0 1 2 3 4 ... ऐसे ये आपका हो गया, है ना। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक आता है। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, है ना। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा वास्तविक संख्याओं के संग्रह में यदि शून्य को भी मिला लिया जाए तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को भी मिलाने से जो हमें प्राप्त होते हैं, पूर्णांक प्राप्त होते हैं, इनको Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर
पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक। तो शून्य को भी मिलाना, तो शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट। इधर आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, माइनस की भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। हमने इसकी परिभाषा पूर्णांक की आपको बताई, क्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं ये लिखी हुई हैं, तथा ऋणात्मक संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याएं भी और ऋणात्मक संख्याएं भी। तो पूर्ण संख्याएं 0 के बाद वाली होती है, 0 से 1 2 3 4 5 होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस वाली भी संख्या रेखा आप देखते हैं उस पर बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो पूर्णांकों में पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से, है ना, जो प्राप्त होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाले हैं, इधर वाले सब सारे प्लस वाले हैं, ये धनात्मक पूर्णांक में लिखे जाएंगे, और माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक में लिखे जाएंगे। 0 शून्य जो है वो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। तो सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ये सब परिभाषाएं आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 गुण, या ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1, है ना, और दूसरा स्वयं वह संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, एक होगा और वह स्वयं संख्या होगी, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ये परिभाषा आपकी हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे हमारी कौन सी संख्या है? 3 है, 17 है, 5 है ना, 7 है, 11 है, 13 है। ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। 1 से सारी संख्याएं विभाजित होती है, इसलिए 1 से ही संख्याएं विभाजित होंगी। यदि आपसे कहा जाए कि 3 के गुणनखंड लिखिए, तो हम लिखेंगे 3 बराबर 1 गुणे 3, क्योंकि सिर्फ 3 किससे कटता है? 1 से कटता है और 3 से कटता है, स्वयं से। यदि 17 के गुणनखंड करने को आपको कहा जाए तो 1 गुणे 17 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 17 1 से कटता है और 17 स्वयं, मतलब 17 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटता। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं और अन्य किन्हीं संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम पे हमें लिखना है तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 29, 31, 37, 41, ये सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य हो, किसी से विभाजित नहीं होती हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, तो वह संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या किन्हीं दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वह संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे कौन? 4, 6, 8, 9, 12, ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 6 नंबर में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा कक्षा 7 में भी पढ़ाया था हमने, कक्षा 8 में भी पढ़ाया था, कक्षा 7, 8 में सब में दिया हुआ है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाती है। अब जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकें और P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हों। P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी है, पूर्ण संख्याओं में, है ना, पूर्णांक में क्या 0 भी होता है। तो Q का मान 0, पूर्णांक तो हों दोनों, लेकिन एक शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होगा। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्या या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों। अब पूर्णांक तो हों लेकिन पूर्णांक में 0 भी आता है, तो इसलिए एक और कंडीशन है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।
मतलब p का मान 0 हो तब तो परिमेय संख्या हो सकती, लेकिन q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हों तथा q ≠ 0 परिमेय संख्या कहलाती है। ये इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं 1/2, 2 खाली भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 को हम 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग करने पे किसी भी संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये आपका p हो गया, ये q हो गया, दोनों देखो पूर्णांक हैं, ये p है, ये q है, दोनों पूर्णांक हैं। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये देखिए ये दोनों p और q दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों पूर्णांक हैं, ये भी दोनों पूर्णांक है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को भी 0/1 लिख सकते हैं। ये p है, ये q है, दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं है। p का मान तो 0 है लेकिन q का मान 0 नहीं है ना। हमारी शर्त यही थी कि p और q दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो तब तो चलेगा, लेकिन q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये 0 जो है, शून्य जो है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। इसके बाद आप लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं में आप लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7। अब क्यों? क्योंकि इनको भी 1 से तो भाग कर सकते, तो इनको भी लिख दिया √2/1, √3/1, √5/1, √7/1। लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 है ना। √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो √2 का मान जब आप निकालेंगे तो पूर्णांक नहीं होगा, है ना। पूर्णांक का मतलब जानते हो? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक या जिसकी घात पूर्णांक हो वो भी पूर्णांक होता है। यदि किसी संख्या की घात पूर्णांक है ना, पूर्णांक है तो वो पूर्णांक होगी, संख्या पूर्ण होगी, नहीं तो अपूर्ण होगी। तो ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो ये अंडर रूट 2 लिखो या 2 की घात 1/2 लिखो, दोनों बात एक ही है ना। तो हम देखेंगे 2 की घात 1/2 लिखा है, पूर्णांक नहीं है 1/2। 1/2 का मतलब आधा, पूर्णांक कहाँ है? आधा है ना। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। तो जब हमारी परिभाषा क्या थी कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में जिनको पूर्णांक p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके, तो ये p/q के रूप में हो गई तो ये p पूर्णांक नहीं है ना। तो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय नहीं है मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये सारी परिमेय संख्याएं नहीं है क्योंकि इनमें पूर्णांक के ऊपर वाले नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद वास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा में सभी संख्याओं का संग्रह, समझ लिया। वास्तविक संख्याएं जो है उनकी परिभाषा क्या लिखेंगे? सभी संख्याओं का संग्रह, है ना। सभी संख्याओं का संग्रह करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी संख्याओं का संग्रह का मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, सब सारी संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, परिमेय संख्याओं को Q से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, है ना। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, सारी संख्याएं मिलाने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्याएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, वास्तविक संख्याओं और दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। तो अब देखिए कक्षा 9 में पहले चैप्टर में एक शांत वाला है, क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज। पीछे भी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं शांत। तो नंबर 1 इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके अंत वास्तविक संख्याओं और दशमलव प्रसार के अंतर्गत पढ़ेंगे नंबर 1 शांत।
तो शांत क्या होता है? जो चुपचाप हो या चुपचाप बैठा रहे वो शांत है, जो शोर करता रहे, कूदता रहे, एक जगह स्थिर ना हो वो अशांत हो जाता है। तो शांत की परिभाषा है ना, जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं, जब किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि वो संख्या शांत है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 को 2 से भाग करिए तो 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो ये 10 जो संख्या थी कैसी थी, है ना, ये शांत है। कैसी है? शांत है। 10/2 जो था ये शांत है। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए, है ना, कि 27 को, या हम ऐसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 45/3, तो 45 को 3 से आप भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा 4 में लगाएंगे, 3 एकम 3, घटाएंगे 4 से 3 गया 1, 5 बचे थे उतारे 15 हो गए, 3 का पहाड़ा 15 में 3 बचे 15। तो यहाँ भी पूरा पूरा क्या हो गया? 45 जो था 3 से पूर्णतया विभाजित हो गया, मतलब शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया। ठीक है ना, तो ये कैसी संख्या है? 45/3 जो थी ये शांत संख्या है। तो समझ गए, यदि संख्या को भाग करने पर, यदि संख्या का भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वो तो संख्या शांत कहलाती है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, तो ये शांत की परिभाषा थी। जब किसी संख्या को भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो संख्या शांत कहलाती है। इसके बाद अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत अशांत, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दोनों एक ही नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें तो पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया। इस स्थिति में दो इसकी स्थितियाँ, एक तो शांत और अशांत, अशांत वाले की दो स्थितियाँ हैं। एक तो ऐसा कि अशांत हो, है ना, मतलब शेषफल शून्य ना आए और भाग आप करते जाएं, भाग करते जाएं, भाग करते जाएं, हर बार, है ना, भागफल आपका अलग अलग आता जाए, मतलब पुनरावृत्ति ना हो। अब एक ऐसा जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाए, अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाए, तो अनवसानी आवर्ती या शांत आवर्ती में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/3, कौन सी संख्या? 1/3। अब 1 को आप 3 से भाग करिए भाई, तो 1 में पहाड़ा नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव बना लिए, 0 बढ़ाए 10 हो गया, 3 तियाँ 9, फिर 10 से 9 गया 1 बचा, फिर पहाड़ा नहीं लग रहा, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, फिर लगाएंगे 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 3 तियाँ 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, 3 तियाँ 9। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल शून्य नहीं हो रहा, तो ये अशांत है। कैसी है? अशांत है। और अशांत में दो तरीके की थी, कौन कौन सी? अशांत में दो होती हैं, एक अनावर्ती और एक आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार जो आए, है ना, शेषफल में, भागफल में जो बार बार, देखो भागफल कितना है, 0.33333, बार बार 3 रिपीट हो रहा है ना, तो ये कैसी है? ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट होती है, रिपीटेड संख्या है ना। तो इसको हम क्या करें, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 0.3, 3 के ऊपर ये बार खींच देते हैं, 3 के ऊपर बार खींच देते हैं, 3 के ऊपर लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में बार कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1/3 को भाग करेंगे, 0.3333 आता ही चला जाएगा। कितनी भी बड़ी भाग कर लें, कितने भी तक करते जाएं, लेकिन ये हमेशा दशमलव के बाद 3 ही आती संख्या चली जाएगी, यही संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये शांत नहीं है क्योंकि इसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, और 3 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए आवर्ती है। ठीक है, 1/3 बराबर इसको 0.3 के ऊपर लाइन खींच देंगे, इसको बार बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई अशांत और आवर्ती, है ना। अब दूसरा अशांत मतलब ये कि दूसरा एक और होता है जिसमें शेषफल 0 ना आए, लेकिन भाग करने पर, है ना, भाग करने पर क्या हो, शेषफल भागफल जो अलग अलग आए, भागफल जो है अलग अलग आए। इसके परिभाषा लिखेंगे इसमें समझने के लिए, इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है ना, इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, और शेषफल की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होता। इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है और भागफल है,
शांत वाले, फिर से एक बार समझ लिए, शांत वाले में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अशांत आवर्ती में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है और भागफल की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। अशांत अनावर्ती में शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है और भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब भागफल जो है हर बार अलग अलग आएगा, है ना। भागफल जो है हर बार अलग अलग आएगा। इसका उदाहरण है √2 का मान जो है आप निकालेंगे, उसका वर्गमूल √2, है ना। √2 का मतलब √2 का वर्गमूल आप निकालते जाइए, देखते जाइए, हर बार अलग अलग संख्याओं प्राप्त होंगी आपको, है ना। तो और √3 का है, उसका भी आप निकालेंगे इसे, तो इसके उदाहरण में √2 लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे। इनका मान शांत नहीं होगा, अशांत भी होगा और रिपीटेड नहीं होगा, इसका भागफल जो है वो रिपीट नहीं होगा। ऐसे आप एग्जाम्पल बहुत सारी किताब में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे होंगे जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, और आप लोग देखेंगे। इसके बाद अभी और कुछ है इसमें। अब हम इसके बाद बताएंगे आप लोगों को घातांक के नियम। कक्षा 7 में 8 में आप पढ़ चुके हैं, 7 में था, हाँ 7 में पढ़ चुके हैं, 6 में भी दिया हुआ है, सभी किताबों में दिया है सरकारी वाली, और आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं है तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम, तो घातांक के नियम में भैया नंबर 1, घातांक के नियम में नंबर 1, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आधार समान होने पर ही होता है। यदि आधार समान है तभी नियम लागू होता है, अन्यथा लागू नियम नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 1 आधार समान होने पर, नंबर 1 रुक जाइए, आधार समान होने पर, ये बहुत ज़रूरी है याद रखने को, ये बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। घातांक के नियम में आधार समान होने पर ही सब कुछ होगा, वरना नहीं। नंबर 1, यदि a की पावर m है, इसको गुणा कर रहे हैं a की पावर n से, तो ये हो जाएगी a की पावर m प्लस n। समझ गए, आधार नीचे वाली को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घातांक कहते हैं। a की पावर m, a आधार है, m घातांक है, यहाँ भी a आधार है, m और n घातांक है, n घातांक है। तो देखिए दोनों के आधार क्या है, बराबर है, दोनों के आधार, a इसका भी आधार, a इसका भी आधार, तो आधार समान होने पर, आधार समान है तो आधार समान होने पर गुणे में घाते क्या हो गई, यहाँ गुणे में था m, इसकी घात m थी, इसकी घात n थी, गुणे में थी, तो यहाँ घाते दोनों क्या हो गई, प्लस हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। नंबर 2, यदि a की पावर m बटे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे आधार a है, घात m है, यहाँ भी आधार a है, घात m है, मतलब आधार दोनों के बराबर हैं, घातें अलग अलग हैं। तो यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा का उल्टा भाग होता है, और यहाँ जुड़ती हैं तो जोड़ने का उल्टा घटाना होता है, तो भाग है तो यहाँ घातें घटेंगी, ठीक है। और इसके बाद नंबर 3, a की पावर m यदि है, फिर उसकी पावर n है, पावर की पावर 2 बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो, है ना, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगी, घातों की घात से गुणा हो जाती है, ठीक है। और चौथा नंबर इसमें ये भी ध्यान रखें कि a की घात m और गुणे b की घात m। अब देखिए यहाँ घात बराबर है, यहाँ आधार नहीं बराबर है, यहाँ घात बराबर है, तो इनकी हो जाएगी a b की पावर m। यदि घात बराबर है तो आधार जो है उनकी गुणा आपस में हो जाएगी, ठीक है। यदि आधार समान है तो घातें गुणे में जुड़ती हैं, यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, घात की घात से गुणा हो जाती है, और यदि घातें समान हैं तो आधारों की गुणा हो जाती है। उदाहरण आप देखना चाहें तो इसमें हम आपको दिखाते हैं। ये 2 की घात 3 लिखा है, गुणे 2 की घात 4 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3 प्लस 4, गुणे में है, आधार दोनों के 2 समान हैं, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 2 की घात 7, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भाग में यदि तो 2 की घात यहाँ 8 को भाग करना है 2 की घात 6 से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2 की घात 8 माइनस 6 बराबर 2 की घात 2 बराबर मतलब 2 दूनी 4, ठीक है।
आधार समान है, भाग में है, इसलिए घात घट जाएगी, 8 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं इस वाले को, ये 2 की घात 3 है, इसकी पूरे की घात 4 है, तो घात घात की गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 3 गुणे 4 तो ये आ जाएगा 2 की घात 4 तियाँ 12। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 2 की घात 3 है गुणे 3 की घात 3 है, तो देखिए आधार अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लेकिन घातें सबकी बराबर है ना, तो इसकी गुणा हो जाएगी 2 गुणे 3 पूरे एक साथ में, दोनों की घात बराबर थी इसलिए एक साथ में कर लिया, तो 2 तियाँ 6 की घात 3 6 36 छक्का 216। ऐसे सवाल आपको आएंगे जो हल करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ थे जो घातांक के नियम थे जिनके बारे में हमने आपको बताया और संख्याओं के बारे में बताया बहुत डिटेल में विधिवत में। आप लोग कॉपी बना लीजिए, फेयर कॉपी बनाइए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और इन चीज़ों को बार बार पढ़िए ताकि छोटी छोटी बातें आपको याद रहें और इस चैप्टर को हल करने में कोई आपको दिक्कत ना हो। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।